गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं और ये जो गणना हम करेंगे ये एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि धारावाही परिनालिका क्या है। तो धारावाही परिनालिका बनाने के लिए सबसे पहले इसमें एक शब्द आया परिनालिका। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कोई कार्डबोर्ड का खोखला बेलन है माना, जैसे मैंने बैडमिंटन का डब्बा ले लिया, ये शटल का डब्बा, कॉक का डब्बा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कुचालक है, इसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटा जाए, ठीक है। और ये डब्बा, ये जो बेलन है ये इस प्रकार का हो कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्तीय हिस्से की त्रिज्या वो लंबाई की तुलना में काफी कम हो, यानी ऐसा बेलन जिसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में काफी कम हो, ऐसा बेलन हम लेंगे। और इस बेलन में हम क्या करेंगे, यहां पर तांबे के पृथक्कृत तार, तो जैसे ये तार है, इस पे बाहर से हमने ये इंसुलेटेड कपड़ा है इसमें, तो ये तार जो है इस प्रकार से लगा दिया, इस पे ये फेरे के रूप में लगा दिया, ये इस प्रकार से ये। तो ये जो बन गया, तो यहां पर एक तार का सिरा ये आएगा और ऐसे ही एक तार का सिरा दूसरी तरफ से आएगा, ये वाला। तो इसमें इन दो सिरों के बीच हम क्या कर देंगे, बैटरी जोड़ देंगे। बैटरी का धन सिरा एक सिरे से, अब बैटरी की ऋण प्लेट एक सिरे से, तो यानी इन दोनों सिरों का संबंध हम किसी बैटरी की धन ऋण प्लेट से कर देंगे। तब ये जो युक्ति है, ये युक्ति कहलाएगी धारावाही परिनालिका। मतलब जब इस परिनालिका में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तब ये धारावाही परिनालिका है। और जब धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तब ये केवल परिनालिका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे हम देखेंगे कि ये धारावाही परिनालिका जैसी ये है, तो इस धारावाही परिनालिका में धारा जो है ये धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बह रही है। और जब ये धारावाही परिनालिका बन जाएगी तो धारावाही परिनालिका क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ये वाला सिरा धन सिरा, ये साउथ पोल, और ये ऋण प्लेट जो है ये नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। नॉर्थ पोल के जो बैटरी की ऋण प्लेट है, इसके नजदीक जो यहाँ पर वृत्तीय सिरा होगा ये नॉर्थ पोल, और ये धन प्लेट के नजदीक जो यहाँ पर सिरा होगा ये साउथ पोल की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि चुंबक के दो पोल होते हैं। अब यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये धारावाही परिनालिका, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते समय हमें क्या निकालना है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करते हुए हम निकाल रहे हैं। इसमें क्या है, जो धारावाही परिनालिका होती है ये वृत्तीय फेरों से बनी होती है, क्योंकि तार को जब हम इसमें से मोड़ रहे हैं तो वृत्त का फेरा बन रहा है। तो वृत्त के प्रत्येक फेरे में क्या होता है, इसमें जो है आमने सामने धारा की दिशा विपरीत होती है। तो जो ये धारावाही परिनालिका होगी, जैसे माना ये बेलन है, तो यहां पर जब हम तार लपेटेंगे तो इस वाले हिस्से पे धारा की दिशा अगर इधर की ओर है तो इस वाले हिस्से पे धारा की दिशा विपरीत होगी। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है ये, या इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, जैसे यहां से ये इधर की ओर धारा गई तो इधर की ओर धारा जाएगी। तो यानी इन दो पॉइंटों पे धारा परस्पर विपरीत दिशा में है। तो वृत्तीय फेरे में क्या होता है, आमने सामने के जो पॉइंट होंगे उन पॉइंटों पर धारा की दिशा विपरीत होती है। इससे क्या होता है कि इन वृत्तीय धारावाही फेरों में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आती हैं। और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक धारावाही जो वृत्तीय फेरा है, इस फेरे में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष के अनुदिश होता है। हम जानते हैं कि जो वृत्ताकार लूप धारावाही लूप होता है, वृत्ताकार धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर अक्ष का आएगा, इन प्रत्येक वृत्त का जो अक्ष होगा वो ये होगा,
ये प्रत्येक वृत्त के केंद्र को मिला दो तो ये इसकी अक्ष हो गई। इस अक्ष की दिशा में क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अक्ष के लंबवत दिशा इधर और इधर, ये इन दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक वृत्तीय फेरे में ये ऊपर और या नीचे इन जगहों पे देखिए, इनमें धारा की दिशा परस्पर विपरीत होगी और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके लंबवत दिशाओं में वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। सिर्फ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये वृत्तीय फेरे के अक्ष के अनुदिश होता है। इसी कारण क्या होता है, इन वृत्तीय फेरों से क्या बन गया आपका, ये पर्णनालिका बन गई। तो धारावाही पर्णनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस पर्णनालिका की अक्ष के अनुदिश होता है। अक्ष कैसे मिलेगी, इन वृत्तीय फेरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया कि जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके पर्णनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश होगा, पर्णनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि पर्णनालिका के बाहर वृत्तीय जो यहाँ फेरे हैं, इन फेरों में पर्णनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होने का कारण यह है कि इन फेरों में ऊपर और नीचे जो है, ऊपरी सिरे निचले सिरों में धारा की दिशा विपरीत है, जो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देती है। अब यहाँ पर इसमें एम्पियर के परिपथीय नियम से हम इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि माना इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है, और इस परिनालिका में बहने वाली धारा I है। ठीक है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, सबसे पहले इसको मान लीजिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो है स्मॉल n, और यहां पर प्रत्येक फेरे में धारा कितनी बह रही है, I। प्रत्येक फेरे में धारा I बह रही है। तो प्रत्येक फेरे में धारा I बह रही है, और एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये माना अनंत लंबाई की परिनालिका है। ठीक है, इसको डैशेस कर दीजिए यहां, ये ऐसे, ये जो परिनालिका है ये अनंत लंबाई की है, और अनंत लंबाई की परिनालिका में हमने जो यहां पर फेरे ये तार लगाए हैं, यहां पर हम n लंबाई पर फेरों की संख्या देख रहे हैं। ठीक है, माना हमने l लंबाई पर ही परीक्षण किया, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, l है। ये परिनालिका मैं यहां पर दिखा रहा हूं इसको, इसमें फेरे होंगे, और जब इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो इसकी l लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, l लंबाई में फेरों की संख्या। तो l लंबाई में फेरों की संख्या ये बराबर हो जाएगा n इंटू n। जब एकांक लंबाई में n फेरे तो l लंबाई में nl फेरे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये माना l लंबाई है, और इसमें फेरों की संख्या nl मिल गई। अब देखिए प्रत्येक फेरे में धारा I है, तो प्रत्येक फेरे में धारा I, तो nl फेरों में धारा कितनी होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक फेरों की संख्या कितनी हो गई, इस l लंबाई में कितने फेरे हो गए, nl फेरे हो गए। तो nl फेरों में धारा की संख्या, धारा का मान, nl फेरों में धारा का मान, तो एक फेरे में धारा I, तो nl फेरों में धारा, तो nl फेरों में कुल धारा, कुल प्रवाहित धारा ये हो गई NLI, इसको हम लिख देंगे कैपिटल I। तो यहां पर ये जो अनंत लंबाई की परिनालिका है, इसमें हमने जो तार लगाए, ये यहां पर जो तार के सिरे हैं ये लिए, इनके बीच NL फेरे आ गए, और इन फेरों में टोटल कितनी धारा होगी, NL इंटू I, ये कुल धारा होगी। अब हम यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग कर रहे हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन बी डीएल उस बंद सीमा से घिरी कुल धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। तो यहां पर बंद पथ से घिरी धारा, बंद पथ में धारा का क्या होता है, म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन बी डीएल ये बंद पथ से घिरी धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ये एम्पियर का परपथीय नियम है। इससे हम यहाँ पर इस परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, अनंत लंबाई की परिणालिका के अंदर। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन बी डीएल इसको हम पहले बंद पथ कैसे दिखाएंगे। इस परिणालिका के भीतर हमने क्या किया, यहां एक पी क्यू आर एस ये एक बंद पथ बना दिया, आयताकार बंद पथ बनाया, किसी भी आकार का ले सकते हैं। तो यहां पर हमने सुविधा के लिए आयताकार बंद पथ बना दिया, ये पी क्यू आर एस डैश डैश वाला। इसके किसी बिंदु P पर यहां पर हम क्या करेंगे, इस बंद पथ पी क्यू आर एस के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एम्पियर का परपथीय नियम है इसको समीकरण नंबर 1 लिखा, और इसका जो LHS है उसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। कीजिए इसको सॉल्व। इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग द क्लोज पाथ, ठीक है, ये इस बंद पथ के अनुदिश इसका मान क्या आ रहा है। तो इसको हम तोड़ रहे हैं। एक देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे कि इंटीग्रेशन बी डीएल का मान, इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग पी क्यू, कि बी डीएल का मान पी क्यू के अनुदिश, फिर बी डीएल का मान एस आर के अनुदिश, फिर बी डीएल का मान आर क्यू के अनुदिश, और फिर बी डीएल का मान क्यू पी के अनुदिश। इस ढंग से हम इसका मान निकाल देंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन पी क्यू, इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग पी क्यू पाथ प्लस इंटीग्रेशन बी डीएल ये पी क्यू पाथ, फिर अलोंग क्यू आर पाथ, फिर प्लस बी डीएल अलोंग, जैसे पहले पी क्यू के अनुदिश बी डीएल का मान निकाला, फिर क्यू आर के अनुदिश बी डीएल का मान निकाला, फिर आर एस के अनुदिश बी डीएल का मान निकाला, और फिर यहां पर प्लस इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग एस पी। तो हमने क्या कर दिया, इस बंद पथ की सीमा के अनुदिश इस इंटीग्रेशन बी डीएल का मान जब हमने निकाला तो हमने इसको 4 भागों में तोड़ दिया कि इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग पी क्यू, इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग क्यू आर, इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग आर एस, इंटीग्रेशन बी डीएल अलोंग एस पी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये देखिए यहां अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर क्यू, ये एस से पी क्यू, देखिए ये नेगेटिव सिरा है, तो नेगेटिव सिरे के नजदीक जो ये यहां पर होगा परिणालिका का हिस्सा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये बन जाएगा साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, तो यहां से यहां की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होगा और नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, तो नॉर्थ की हो गया, साउथ की हो गया, ठीक है, इस दिशा में। अब यहां पर देखिए पहले पी क्यू, इस पी क्यू वाले को देखिए, इसका मान क्या आएगा, इसको मैं हल कर रहा हूं।
इसका मान इंटीग्रेशन b डॉट dl along path PQRS ये इक्वल टू इंटीग्रेशन b dl along PQ, इस PQ में, P से Q में, तो P से Q में ये B और dl के बीच का कोण, ये B A डॉट B से खोलिए, A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा, A मतलब इसका परिमाण, B मतलब इसका परिमाण, cos थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का कोण। तो PQ वाले रास्ते पे, PQ वाले पाथ पे, इस पाथ में B और dl के बीच का कोण क्या होगा, देखिए यहां B की दिशा इधर की तरफ है, ये इधर B इधर की ओर है, अब PQ पाथ इधर की ओर है, तो यानी जो dl होगा, dl इधर की ओर हो गया, dl मतलब PQ पाथ के अल्प खंड की लंबाई, तो dl मतलब इस वाले पाथ के अल्प खंड की लंबाई, तो dl इधर की ओर हो गया, B इधर की ओर हो गया, इनके बीच का कोण क्या हो गया यहाँ पे 90 अंश, cos 90 आ जाएगा ये, प्लस यहां पे इंटीग्रेशन b dl along पाथ QR, तो QR वाला पाथ जो है इस परिनालिका से बाहर है, ये वाला हिस्सा, तो परिनालिका से बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के लंबवत दिशाओं में, ये अक्ष है, ये अक्ष है, इस अक्ष की लंबवत दिशा इधर हो गई, तो अक्ष की लंबवत दिशाओं में परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, तो इधर और इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, तो यहां पर B का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B dl along QR, तो QR वाले पाथ में ये क्या हो जाएगा, B dl 0 हो जाएगा, तो इसको क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट 0 रख देंगे। ध्यान रहे QR पाथ परिनालिका से बाहर का है, तो परिनालिका से बाहर अक्ष के लंबवत दिशाओं में परिनालिका से बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कारण उसका यह है कि इन दिशाओं में प्रत्येक फेरे में धारा की दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। फिर प्लस ये वाला, ये हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। इसको देखिए कि इंटीग्रेशन b dl along RS, इस RS, तो इंटीग्रेशन b dl along RS, इसमें क्या होगा, RS में देखिए यहां dl इधर की ओर होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, dl इधर की ओर है, तो यहां पर B और dl के बीच का कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसको A डॉट B से खोलिए, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन along RS, अब B dl का मान क्या आएगा, B dl cos, यहां पर क्या आ जाएगा 90, सेम इस जैसा, प्लस अब अंतिम पार्ट ये है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंटीग्रेशन along ST ऑफ B dl, इंटीग्रेशन ऑफ B dl along ST वाला पार्ट ये है। तो ST वाले पार्ट में देखिए, इस वाले में, इसमें B इधर की तरफ है और dl भी इधर की तरफ होगा। dl मतलब इस ST के बहुत छोटे टुकड़े की लंबाई, S से P यहां तक है, इसका बहुत छोटा टुकड़ा यहां होगा कहीं पे, उसकी दिशा इधर की ओर होगी, तो इस SP वाले पाथ में B और dl के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन A डॉट B से खोलिए, A डॉट B बराबर होता है A B cos थीटा, A मतलब ये वाला पार्ट, B मतलब ये dl इंटू cos 0 डिग्री along SP। तो हमने जो है यहां पर इन चारों पार्टों का मान निकाल दिया। इंटीग्रेशन B dl along PQ, ये आ गया क्या, इंटीग्रेशन B dl along PQ, ये हो गया B dl cos 90, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना था इनके बीच। इंटीग्रेशन B dl along QR, 0 हो गया, क्योंकि QR वाला पार्ट क्या है, ये परिनालिका से बाहर है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। B 0 हो गया, ये वाला B 0 हो गया, इससे पार्ट 0 हो गया। फिर ये थर्ड पार्ट की इंटीग्रेशन along RS, ये वाला, इसमें क्या B dl,
यहाँ dl इधर की तरफ है, b इधर की तरफ है, यहाँ भी थीटा क्या आएगा 90, तो ये हो गया b dl cos 90 प्लस इंटीग्रेशन b dl along sp। along sp में क्या है, इधर b की दिशा भी इधर की तरफ है और dl की दिशा भी इधर की तरफ होगी, तो इसका अर्थ है b इस वाले पार्ट में b और dl के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो इसको हम लिख देंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर dl का मान क्या है, b dl cos 90। b क्या है, वेक्टर b का परिमाण आंशिक मान, dl क्या है, वेक्टर dl का आंशिक मान। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, इनकी वैल्यू रखिए। अब देखिए क्या है, इंटीग्रेशन b डॉट dl along द पाथ p q r s, ये बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि cos 90 0, ये 0 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये वाला पार्ट भी 0 क्योंकि cos 90 0 प्लस ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा b dl इंटीग्रेशन s along s, इंटीग्रेशन b dl along s, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl along पाथ p q r s इक्वल टू, ये हो गया खाली ये क्या गया से b dl along s p। अब इसमें जो है यहां पे ये जो b है ये क्या है, ये है इस परिनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, इसके अनुदिश। तो ये होता क्या है, इसमें परिनालिका के भीतर जो ये अक्ष है, इस अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। अगर ये अनंत लंबाई की परिनालिका है और इसमें जो फेरे हैं वो एक दूसरे से चिपका के सटा के लगाए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र b होगा ये हर जगह पे एक समान होता है, और इसलिए जो है इस b को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इस b को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और यहाँ पे ऐसा लिख दिया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया b, तो b इंटीग्रेशन dl along s p। अब यहां पर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा b इंटीग्रेशन dl मतलब इस sp की, इस sp वाले पार्ट की लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है l, तो इंटीग्रेशन dl को हम क्या लिख देंगे l, तो इंटीग्रेशन b dl या b इंटीग्रेशन dl का मान क्या आ गया b इंटू l, l मतलब इस s से लेकर p तक की लंबाई। अब इसमें ये तो हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि इंटीग्रेशन b dl along पाथ p q r s इक्वल टू, ये था म्यू 0 इंटू पथ द्वारा, इस पथ द्वारा घिरी कुल धारा, ये था समीकरण नंबर 1। तो यहां क्या कीजिए, समीकरण नंबर 2 से इंटीग्रेशन b dl का मान यहां पर रखिए, ये तो आ गया b इंटू l इक्वल टू, इसका मान यहां से ले लिया समीकरण नंबर 2 से, इंटीग्रेशन b dl का मान यहां रख दिया, ये म्यू 0 इंटू कुल धारा कितनी होगी, अभी हमने निकाला था एक फेरे में कितनी धारा थी I, इसमें टोटल कितने फेरे थे, एकांक लंबाई में थे n फेरे, यहां कितनी लंबाई है l, तो l लंबाई में कितने फेरे हो गए n इंटू l, तो ये होगी टोटल फेरे। इन nl फेरों में धारा कितनी होगी, एक फेरे में धारा, एक फेरे में कितनी धारा आ रही है I, तो nl फेरों में धारा कितनी आएगी, ये nl फेरों में धारा होगी nl इंटू I, ये हमने पहले निकाला था। तो कुल धारा के स्थान क्या रखेंगे nl इंटू I, तो रखिए म्यू 0 इंटू nl इंटू I हो जाएगा, इसको मैंने पहले भी निकाला था कि कुल धारा ये होगी। ठीक है, अब इसको आगे हम
आगे अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये L से L कैंसिल, तो ये आ गया B इक्वल टू म्यू 0 N इंटू I। तो ये है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 N इंटू I, जहां स्मॉल n क्या प्रकट कर रहा है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। I क्या है, इस प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा या इस परिनालिका में प्रवाहित धारा, ठीक है, तो वो धारा प्रत्येक फेरे में बहेगी। अब यदि यहां पर कुल फेरे n हो, माना मैं कुल फेरों को n से प्रकट कर रहा हूं और यहां पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, निकालिए इसको, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का सूत्र क्या होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर होगा कुल फेरे बटे कुल लंबाई। देखिए कैसे आइए, हम ये मानते हैं माना कि n लंबाई में कितने फेरे हैं, टोटल n फेरे, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, n अपॉन l, तो n अपॉन l, कैपिटल N अपॉन l, ये क्या है, कुल फेरे बटे कुल लंबाई। तो इससे क्या निकलेगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और यहां से n का मान निकालिए, n बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू l। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर हम स्मॉल n का जो ये मान है कैपिटल N अपॉन l, इसको हम यहां पे रख सकते हैं b के फॉर्मूले में। तो रखिए इस मान को। कभी कभी क्या होता है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नहीं दी होती है, बल्कि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N दी होती है। तो स्मॉल n को कैपिटल N के रूप में कैसे लिखेंगे, स्मॉल n बराबर होगा कैपिटल N अपॉन l, अर्थात एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कुल फेरे बटे कुल लंबाई। तो स्मॉल n के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, तो तब आ जाएगा इस अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 n के स्थान पे इसको रखिए n अपॉन l और इंटू I। तो ये हमारा यहां पर आ गया कि अनंत लंबाई की जो धारावाही कुंडली है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। स्मॉल n के रूप में ये आएगा इसका सूत्र म्यू 0 n I, और कैपिटल N के रूप में इसका सूत्र आएगा म्यू 0 कैपिटल N I अपॉन स्मॉल n, कुल फेरे बटे कुल लंबाई, जितनी लंबाई की हम इसमें गणना कर रहे हैं। अब यदि ये परिनालिका अनंत लंबाई की न होकर परिमित लंबाई की हो, परिमित लंबाई, तो परिमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए माना यह है वो परिमित लंबाई की धारावाही परिनालिका, और इसमें माना इसकी अक्ष ये है, ये परिमित लंबाई की धारावाही परिनालिका है, इसकी अक्ष ये हो गई, ये अक्ष हो गई इसकी, और इस अक्ष के पे कोई बिंदु मैंने यहां पे ले लिया P बिंदु। अब इस P बिंदु पर हम यहां पर जो है ये कोण दिखा रहे हैं, इस परिनालिका के दो सिरे होंगे, एक सिरा ये हो गया स्मॉल a, एक सिरा हो गया ये स्मॉल b।
तो इस बी सिरे के द्वारा इस बिंदु P पर बनाया गया कोण यह आ जाएगा अल्फा, और इस क्यू ए सिरे के द्वारा इस बिंदु P पर बनाया गया कोण ये हो जाएगा, कुछ भी इसको बीटा मान लो या कुछ भी इसको मान लो। ये देखिए ये अक्ष माना, अक्ष की दिशा ये है, तो इस दिशा से ये वाला कोण हो गया अल्फा और ये वाला कोण क्या हो गया बीटा। ठीक है, तो ये परिमित लंबाई की है परिनालिका, परिमित लंबाई की धारावाही परिनालिका। इस परिनालिका के बी सिरे द्वारा बिंदु P पर बनाया गया कोण अल्फा, बिंदु P पर अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा, और इसके ए सिरे द्वारा बिंदु P पर अक्ष से बनाया गया कोण बीटा है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? वो होगा अक्ष के बिंदु P पर, अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सूत्र होगा यह आएगा B बराबर म्यू 0 n I अपॉन 2 इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें, इसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय सेवर्ट के नियम से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, पर ये हमारे पाठ्यक्रम से बाहर का है, इसलिए हमसे डिराइव करके फॉर्मूला रखा गया केवल, पर ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें एग्जाम में। तो म्यू 0 n I अपॉन 2, n स्मॉल वाला है, एक n मतलब स्मॉल n मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I मतलब करंट हो गया धारा, तो म्यू 0 n I अपॉन 2 इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, ये ब्रैकेट में है एल्फा, इस सिरे द्वारा अक्ष के बिंदु P पर बनाया गया कोण ये अल्फा कोण है, ये वाला कोण अल्फा, और इस ए सिरे द्वारा बिंदु P पर अक्ष से बनाया गया कोण ये वाला कोण क्या है बीटा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब यदि ऐसा हो जाए ये बिंदु P किसी एक सिरे पर हो, ये अक्ष में अंदर न हो बल्कि या तो यहां पर हो या तो यहां पर हो, तब ये फॉर्मूला कैसे होगा? तो यानी तब हम चित्र ऐसा ले लें कि ये जो बिंदु P था ये जैसे यहां पर आ जाए। ठीक है, कि अगर ये बिंदु P यहां पर हो और ये परिनालिका बहुत लंबी हो, कि लंबी परिनालिका है और इसके अक्ष पर एक बिंदु P एक सिरे पर है, ये इस सिरे पर है, तब ये सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे? बिंदु P से इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा, पर ये अगर ये बहुत लंबी परिनालिका है तो बहुत लंबी परिनालिका अगर हो और बिंदु P एक सिरे पे हो, तब इस अल्फा का मान लगातार घटते हुए जाएगा और ये कहां जाएगा? 0 की ओर। ठीक है, जैसे माना ये परिनालिका इतनी लंबी है, ये लगातार यह परिनालिका लंबी हो गई, तो ये सिरा दूर चले गया, तो इस सिरे के द्वारा बिंदु P पर बनाया गया कोण ये क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ये वाला कोण जो अल्फा आ रहा है, ये अल्फा इस समय घटते घटते करीब करीब 0 हो जाएगा, टेंड्स टू 0। जबकि ये जो ए सिरा है इसके द्वारा बिंदु P इस अक्ष पर बनाया गया कोण ये कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी जो बीटा था, बीटा हो जाएगा 90 और अल्फा हो जाएगा 0। तो लंबी परिनालिका में, बहुत लंबी परिनालिका में बिंदु P यदि एक सिरे पर हो, एक सिरे पर हो, जैसे बिंदु P यहां पर आ गया, अक्ष के यहां पर आ गया, तो तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
बी बराबर क्या होगा, तो तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इसी से आएगा, म्यू 0 ni/2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, पर इसमें अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे 0 और बीटा की जगह पे 90, तो ये सूत्र हो जाएगा म्यू 0 ni/2 इंटू cos अल्फा, अल्फा के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 माइनस cos बीटा, बीटा के स्थान पे 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इनको रखिए। अब देखिए क्या होता है, आ जाएगा b बराबर म्यू 0 ni/2 इंटू 1 माइनस 0, cos 0 1 हो गया, cos 90 क्या हो गया 0 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, तो यह आ जाएगा म्यू 0 ni/2, तो ये हमारे पास एक सूत्र आ गया कि बहुत लंबी प्रणालिका में अक्ष के किसी ऐसे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जो बिंदु कहां पर है, किसी एक सिरे पर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होगा म्यू 0 ni/2, यानी परिणालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है म्यू 0 ni/2 होता है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कीजिए, इसको हम चाहे तो यहां पर लिख दो B कहां पर निकाला हमने, सिरे पर, परिणालिका के सिरे पर, तो B का मान, परिणालिका के सिरे पर जो B का मान आया वो क्या आया म्यू 0 ni, तो म्यू 0 ni क्या था, अभी हमने डेरिवेशन की थी कि म्यू 0 ni क्या आया था परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या है म्यू 0 ni, ये है परिणालिका के अनंत लंबाई की परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू 0 ni, तो ये है म्यू 0 ni क्या था परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपॉन 2, तो अर्थात परिणालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी दिशा अक्ष के अंदिश होती है, परिणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये शून्य होता है, अक्ष की लंबवत दिशाओं में परिणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में आधा होता है। थैंक यू।